हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको ध्यान से सुनना है और हर एक लाइन से एक क्वेश्चन तैयार होता है। ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ, तो आपको हर लाइन को ध्यान से सुनना है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्री एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 नेम्स होते हैं, आपको ये तीनों नामों को लर्न करना है। ये एक सिंगल नेम से नहीं है, क्योंकि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग वो एग्जाम्स देने हैं, तो आपको उसके सारे नाम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डेफिनेशन कि व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये कौन सा सिस्टम है, आपको ये तो पता है कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बाद आया था, बट ये है क्या? ये है, इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इसका मीनिंग क्या है, आप लोग आज के टाइम में देखते होंगे, इवन आप बड़े कंफ्यूज भी होते होंगे कि क्या है ये सब, कि कभी तो $1 को 60 रुपीज का बोलते हैं, कभी 68 का बोलते हैं, कभी 75 का बोलते हैं। तो जो डॉलर के प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस आती है, डॉलर का कह लो या आप अपना कह लो, बात तो सेम है। आपका क्यों? क्योंकि पे तो आप कर रहे हो ना डोमेस्टिक करेंसी में। तो जो भी ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, उन फ्लक्चुएशंस के रीजंस क्या हैं, क्यों ये फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जिसको लेके आपने कई बार सोचा भी होगा बट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो बच्चा, इसका आंसर ये है कि आप जितना बाहर के प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, उतना ही आपकी करेंसी का आउटफ्लो होता है। कैसे? आपको एक काम करते हैं, इसके लिए ना ग्रोसरी शॉप पे लेके चलते हैं, वहां से आपको ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद फिर मैं आपको और अच्छे से क्लियर करती हूँ, चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको लेकर आए हैं एक ग्रोसरी शॉप पे। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे करेंसी का आउटफ्लो होता है। तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है, आपको इन प्रोडक्ट्स में नोटिस क्या करना है। सी, जैसे मेरे हाथ में इस टाइम ये पेंटीन का शैम्पू है। आपको अगर यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिखाई दे रहे हो, ये है 490, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 490। अगर ये स्टार्टिंग 490 से होती है, दैट मीन्स ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। आप जितना इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, जितना ज़्यादा, उतना ही हमारी करेंसी का आउटफ्लो होगा और करेंसी दूसरी कंट्री में जाएगी। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे लाइक दिस। देखिए, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स गिवन मेंशन है, जो नंबर्स, जो आपके पास जो डिजिट्स हैं, वो है 890। 890 से जो भी प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो आपको वही प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं जो 890 से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर से कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं तो वो आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ऐसे लेंगे, उतना ही हमारी करेंसी का आउटफ्लो होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, बस आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है कि 890 मेंशन है या नहीं है। सी, 890। ओके, हाँ जी बच्चों, घूम लिए, देख लिया। तो आई होप मैं आप सब बच्चों से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो सबसे पहले वो बारकोड जरूर चेक करेंगे। और बारकोड क्या है आपका? स्टार्टिंग का 890, ये इंडियन है। ये हमारे सिलेबस में नहीं था, बट ये हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आगे मैं वापस इस क्वेश्चन पे आती हूँ। तो क्वेश्चन में ये है बच्चे कि जितनी आप डिमांड करोगे फॉरेन करेंसी की, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए, देखो बाहर के प्रोडक्ट क्या होते हैं कि एक तो आपको इंडिया में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बाहर के, एक होते हैं कि वो बाहर ही बन रहे हो और आप बाहर से ही मंगवा रहे हो। दो चीजें होती हैं। अगर आप इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट लेते हो तो इंडियन करेंसी बाहर जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो उसके लिए भी आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों ही केसेस में या तो आपकी करेंसी बाहर जाती है या बाहर की करेंसी आप परचेज करते हो, तो दोनों ही केस में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। इट मीन्स आपकी करेंसी की वैल्यू फॉल होती जाती है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू हाई होती चली जाती है। जैसे कि पहले हम $1 के लिए 60 रुपये दे रहे थे, अब हम $1 के लिए 68 दे रहे हैं। 68, तो इसमें केस में क्या है, हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हुई है, हमारी करेंसी की, और जो फॉरेन करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है, क्योंकि अब उनको कम देना होगा और हमको उसी सेम करेंसी के लिए हमको ज़्यादा देना होगा। अब हमको $1 के लिए 68 देने पड़ रहे हैं, तो ये फॉल हुआ है, फॉल, हमारी करेंसी फॉल हुई है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, नहीं मैम ये तो हाई हुई है 60 to 68। ये हाई नहीं हुई है, ये फॉल हुई है, क्योंकि अब हम ज़्यादा दे रहे हैं पहले के कंपैरेटिवली। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। डिटर्मिनेशन के लिए हमें अगेन ये 2 वर्ड्स चाहिए मेन, डिमांड एंड सप्लाई।
अब ये डिमांड एंड सप्लाई क्या है, पहले मैं इन दोनों को सिंगल सिंगल बताऊंगी, फिर उसको कंबाइन करेंगे हम एक साथ। ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपको ये दोनों डायग्राम बना दिए, डिमांड एंड सप्लाई के दोनों सेपरेट सेपरेट। पहले हम इसको समझेंगे, फिर इस डायग्राम को कंबाइन करेंगे हम। सबसे पहले है डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी की डिमांड नीचे की तरफ जो मैंने बना दी है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। साइड में आपका OY एक्सिस पर आपका क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब डिमांड का रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ कैसा रिलेशन होता है, यू कैन सी यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज गिवन है। तो डिमांड का रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ कैसा रिलेशन है, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। जिन बच्चों को नेगेटिव स्लोप का मीनिंग नहीं पता, मैं उनको क्लियर कर दूं। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरा डिक्रीज होता है, उसको नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होता है, हाई, तो हम कम डिमांड करते हैं। इसको मैं न्यूमेरिकली बता रही हूँ कि थ्योरेटिकल आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लाइक 70 रुपये का डॉलर है, तो उस टाइम पर हम डॉलर की डिमांड कम कर देते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब कितने में एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं कि कितने में एक्सचेंज किया। तो 70 रुपये थे, तो 70 रुपये के पे क्या हुआ, 70 रुपये पे हमने डिमांड कम की। बट जब 60 रुपये हो जाएंगे या 65 हो जाएंगे तो हम डिमांड उसकी हाई कर देंगे। तो नीचे मैंने मनी लिख दिया, M, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं आप। तो रेट ऑफ एक्सचेंज का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होता है डिमांड कम होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज कम होता है डिमांड हाई होती है। ऑब्वियस है, हमें कम पे करना है तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। ये आपका डिमांड का था, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सप्लाई। हमारी जो सप्लाई है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। आप एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो जो सप्लायर होता है कि अगर उसको रेट ऑफ एक्सचेंज अच्छा मिल रहा है, कहने का मतलब 50 पे डॉलर था तो वो कम सेल करेगा, 60 है तो वो ऑब्वियसली ज्यादा सप्लाई करेगा, अब 70 है तो डेफिनेटली वो और ज्यादा सप्लाई करेगा। तो जैसे जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता जाएगा उसकी सप्लाई इंक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैम यहाँ पे ऐसा कैसे होगा कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है बट डिमांड हो नहीं रही है। तो यहाँ पर वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर ये है, जहां पर लेने वाला और देने वाला दोनों ही सेटिस्फाई है। लाइक 50 पे सप्लायर रेडी नहीं है, 70 पे भी है और 60 पे भी है। यहाँ पे 70 पे वो रेडी नहीं है, 60 पे वो भी रेडी है। तो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल सा, आपको ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये होता कैसे है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये मिल्क है, ठीक है। ये मिल्क ½ kg का है और उसका प्राइस यू ऑल कैन सी 28 रुपीज ½ kg। दैट मीन्स अगर इसका हम 1 kg लेते हैं तो 1 kg के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 56 रुपीज। तो 56 रुपये पे आपको मार्केट का मिल्क मिल रहा है 1 kg। और जो आपको आपका मिल्क मैन मिल्क सेल करता है वो अप्रॉक्स आपको कितने का सेल करता है, ये 56, वो आपको सेल करता है अप्रॉक्स 65 रुपये का पर लीटर। दोनों आपको पर लीटर का प्राइजेस मैंने आपको बता दिया। तो इस पर 65 रुपये पर जो आपका सप्लायर है वो भी रेडी है सेल करने के लिए। 65, मैं मिल्कमैन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, 65 पर वो भी रेडी है, आप भी रेडी हो। आप क्यों रेडी हो गए 65 पर, क्योंकि आपको लगा जब मार्केट का ही 56 का है, जो ये पॉली वाला मिल्क है यही 56 का है, तो जो ये मिल्क है जो मिल्कमैन लेकर आ रहा है आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देना इज़ नॉट अ बिग डील। तो आप इजीली उसके लिए पे करने को रेडी हो। तो 65 पर क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो गए 65 पर। आप भी लेने को रेडी हो, सप्लायर भी देने को रेडी है। अब अगर सप्लायर उसको 75 कर देता है तो आई थिंक सो आप लोग एज अ स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना कि क्या वो 75 पर लेने को रेडी हो जाएंगे सेम क्वांटिटी। नहीं, वो अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे, उसके बदले वो क्या करेंगे, वो इस वाले मिल्क को लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि इसके प्राइसेस कम है। तो यहां पर उनकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी। तो वो अपनी डिमांड और सप्लाई जहां इक्वल करेंगे वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है डिमांड एंड सप्लाई का, तो मैं इसी चीज को आपको आगे डायग्राम में और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है। ध्यान से देखेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एज यू ऑल कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। ये हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। डिमांड एंड सप्लाई ने इंटरसेक्ट किया 60 पे, तो 60 जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उस पर हमारा जो है ये एक्सचेंज रेट जो है सेट हो गया। सेट होने का मीनिंग है हमारे इंडियन भी रेडी है 60 रुपीज देने के लिए और फॉरनर भी रेडी है $1 को 60 रुपीज में एक्सचेंज करने के लिए, फॉरेन कंट्री भी रेडी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज सेट।
अब सपोज दैट ये रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होके 70 हो जाता है, ठीक है, तो 70 पे क्या होगा, हमारे कंट्री मैन जो है ना वो मना कर देंगे। अब मना करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी परचेज नहीं करेगा, जिनको नीड होती है वो लेते ही लेते हैं। तो 70 पे डिमांड कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी मैं नहीं बोल रही हूँ, तो डिमांड कम हो जाएगी, बट 70 पे जो फॉरेन कंट्री है वो तो रेडी है, क्योंकि 70 रुपये उनको मिल रहे हैं, उनको अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, बट ऐसे में डिमांड कम हो जाएगी। जैसा मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो 75 करेगा, ऐसा तो नहीं कि मिल्क बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये कि डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई रह जाएगी। तो जब सप्लाई एक्सेस रहती है उनके पास, इस केस को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई एक्सेस है, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप ए बी का नाम दे सकते हैं, ए बी। तो ये ए बी जो है लिख भी देती हूँ मैं, ए बी, तो ए बी एक्सेस सप्लाई है। तो इस एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होगा और वो ऑटोमेटिक 60 पर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक हुआ, यू कैन सी देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है। ये आपके इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगा, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होगा। डिपेंड कि आपकी करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, हो क्या रहा है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज 50 आ गया। 50 के रेट ऑफ एक्सचेंज पे क्या होता है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज 50 हो जाएगा तो 50 पे जो सप्लायर है वो कम सप्लाई करेगा, क्योंकि वो रेडी नहीं है सप्लाई करने के लिए, बट उस पर डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होके वापस 60 पे चला जाएगा। तो दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, अगेन आई एम सेइंग। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। और ये मेन लाइन है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब आपका काम क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया है, फ्लेक्सिबल हमने अभी कर लिया है। तो आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वन क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, गुड।